सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर रशीद और मैं हूं राफिया अमान। इस बुलेटिन में मौजूद हैं साथी एंकर अली आरिफ भी। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई है। पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। आईसीसी ने अगले 8 इवेंट के मेज़बानों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिली है। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1996 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। आपको बताएं कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई। इसी हवाले से बात करेंगे। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताएगा इस कामयाबी के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है, कि खुशगवार खबर भी कह सकते हैं इसको, कि 29 साल के बाद पाकिस्तान दोबारा से किसी इंटरनेशनल इवेंट की जो मेज़बानी करने जाएगा। क्योंकि 2007 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली थी, 2011 में पाकिस्तान को सिक्योरिटी मामले उनकी वजह से नहीं हो सके। हम अब जो पिछले क्रिकेट बोर्ड से हम कह सकते हैं सिटीज के तौर से जब मामला शुरू हुआ, उसके बाद फिर एहसान मानी साहब ने और जब फिर रमीज आजा साहब आए, उसने इस मामले को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी मेज़बानी मिली है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, कहा यह जा रहा था आमतौर पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा जाएगा वो किसी और मुल्क के साथ मिलकर मुश्तरका मेज़बानी करे, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तने तरह मेज़बानी मिली है। और हम बताया जा रहा है कि 3 शहरों में पाकिस्तान टीम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है 8 दुनिया की जो टॉप टीम है उनकी मेज़बानी करेगा। और इसकी सिलसिले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जो है उसके मुताबिक जो वेन्यूज हैं उनको तैयार करेगा और जो वेन्यूज को अपग्रेड किया जाएगा। इस सिलसिले में चेयरमैन पीसीबी रमीज आजा का भी एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है। ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहम्मद इलियास साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप ये आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करेगा पाकिस्तान? देखिए जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमें चैंपियनशिप की मिल गई है, फिनिशिंग हम करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि इतनी देर के बाद आईसीसी को हमारा ख्याल आया है, शुक्र है अल्लाह का ख्याल आया। लेकिन अब बात सारी ये है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ट्रॉफी हो, क्योंकि कोई पता नहीं कल कोई ये इंडिया फिर कोई अपनी टांग लगा दे इसमें, तो ये फिर चेंज हो जाए। तो मेरा ख्याल है हमें कल को ये सेलिब्रेशन है कि हमें टूर्नामेंट आईसीसी ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, हमारी ये बड़ी खुशी की बात है। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मोहम्मद इलियास साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग भी हमारे साथ होंगे अब से कुछ देर बाद। आपकी जानिब फिर आएंगे। मोहम्मद इलियास साहब, कहिएगा कि जब इस तरह के इवेंट्स की मेज़बानी मिलती है किसी भी मुल्क को, तो कितना मोराल बढ़ता है प्लेयर्स का भी, और कितना बिजनेस आता है, कितना अच्छा माहौल डेवलप होता है? मोहम्मद इलियास साहब, आप सुन सकते हैं हमें? ये आप मुझसे सवाल करें। हम देखें नहीं, बिजनेस तो बहुत आता है इसमें, नो डाउट अबाउट इट कि सारी दुनिया के कारोबार टीमें यहाँ पे आती हैं और लोग फॉरनर भी आते हैं, इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है और बिजनेस भी बढ़ता है। बात सारी जो प्लेयर की है, मेरा ख्याल है कि बात सारी ये है कि इस मुल्क में इतनी खुशी की बात है, ये जो हमारे प्लेयर है जिनको बड़ी खुशी लुकिंग फॉरवर्ड के हम जाएँ हम चले अपने मुल्क में, और ये एक अच्छी बात है। ये मोरल जो हमारे प्लेयरों का होगा और हमारी आवाम का होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जी खुशी देर के बाद मिली है। मोहम्मद इलियास साहब, ये मेज़बानी मिलना पाकिस्तान की बेहतरीन क्रिकेट डिप्लोमेसी का नतीजा ये समझते हैं आप? बिल्कुल है जी। देखिए, अगर आपके पाकिस्तान एक नाम है दुनिया में क्रिकेट के नाम पे, अब आपकी भी पौने टाइम में आपको हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और इसमें कुछ असला कुछ में मिलना चाहिए। देख रहे हैं अभी जो आजम को कप्तान भी बनाया आईसीसी ने, ये कि कोई प्लेयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट जिंदा। बहुत कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड भी चला गया यहाँ पार के और न्यूजीलैंड भी भाग गया था। तो ये तो हमारे लड़कों की कारकर्दगी की अच्छी तरह हमें अल्लाह ने मौका दिया है कि हमें दुनिया जानती है कि हम लोग जो है ना, हमारी वी आर द बेस्ट साइड अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के
अच्छा मोहम्मद इलियास साहब, उन पैरामीटर्स पे भी कुछ बात कीजिए जिनकी बुनियाद पर आईसीसी ये फैसला लेता है, जैसे कि इंडिया को 3 इवेंट्स और बाकी ममालिक को एक एक इवेंट की मेज़बानी दी गई है, तो किस तरीके से ये तय किया जाता है? देखिए, जहाँ तक इंडिया का तल्लक है, मैं तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अबाउट इट, लेकिन इंडिया इज अ बिग फोर्स इन आईसीसी। अगर आप वहाँ से देखें, इंडिया में तो आईसीसी जो मेन स्पॉन्सर है वो इंडिया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया को आप ज्यादा प्रमोशन देंगे। और सेकेंडली, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, तो वहाँ पे तो इतनी आपकी जो है पॉपुलेशन, उस हिसाब से आप लगाएं कि जब वहाँ पे मैचेस होते हैं, ये लोग मैच देख रहे हो, एडवर्टाइजिंग आउट क्लास है वहाँ पे इतने रेवेन्यू निकल आता है इनका कि नेक्स्ट 10 ईयर आईसीसी के लिए तो मैचेस ही नहीं करने पड़ते। तो इसका तो यही है, लेकिन देखो हमें शुक्र अदा करना चाहिए का। लेकिन बहुत ही खुश आइन बात है कि इवेंट की मेज़बानी करने को मिल रही है पाकिस्तान को, वो भी पूरे 29 साल बाद। मोहम्मद इलियास साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ थे, इस तमाम सूरत पे हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हाफिज़ शहबाज, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बुलाने के लिए रियासती इदारे छोटी इत्तेहादी जमातों की गर्दन पर बूट रख रहे हैं। मालूम है कि इन अरकान को सेफ हाउसेस में ले जाया गया, किन अपोजिशन अरकान को इजलास में शिरकत ना करने का पैगाम दिया गया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने जज के बयान हलफी पर अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं, और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक जबरदस्ती वाली अक्सरियत, और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सकें, इसके अवामिल को समझ सकें। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है, तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इससे तो काम नहीं चलेगा जी। हुकूमत चल नहीं रही। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को उनके बयान हल्फी पर, जबकि अंसार अब्बासी समेत अखबारी अहदेदारों को बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने 26 नवंबर को तमाम अफराद को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी की है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF से मुआहदे के बाद डॉलर नीचे आ जाएगा। IMF से मुआहदे की तारीख का सवाल मुझसे मत करें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। यही रहेगा, मुझे नहीं पता कम होगा या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो पहले 26 को थी ना, आज 19 को उसको पता होगा, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं मेरा ये जो उसका जो डोमेन है, मैं उसमें एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये उसकी डोमेन है। आई डोंट इवन आस्क। स्टेटमेंट के बिल के हवाले से सर फिस्कल और मॉनेटरी बोर्ड की एबॉलिशमेंट के ऊपर कोई IMF से फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड जो है उसके ऊपर वो तुम देख लोगे। सर IMF से डील कब हो रही है? कौन सी IMF की डील कब हो रही है? अभी ये कहा कि मेरे से मत बुलवाएं। सर यहाँ से आ जाए, सर यहाँ से आ जाए, सर यहाँ से आ जाए। डिप्रिसिएशन से और महंगाई में इजाफा होगा, क्या हम ये देख रहे हैं कि आइंदा 1 से 1.5 माह में और महंगाई बढ़ेगी? यार डिप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल में ये जो रुपया डिवैल्यू हुआ है ना, तो ये अगर IMF का प्रोग्राम जैसे साइन हो जाएगा तो ये वापस जाएगा, रुपया वापस जाएगा। तो कब तक प्रोग्राम साइन होगा? तो यार प्रोग्राम दे चुका हूँ सर। ये कब तक फायदा हो जाएगा? पूछोगे कब, लेकिन हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम। उनसे बात करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो कह रहे हैं कि IMF से डील के बाद रुपया वापस आ जाएगा, क्या कहेंगे आप इस बयान पर?
دیکھیے دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہے اس کے اوپر دو قسم کی طاقتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک کہلاتا ہے فنڈامنٹل ایشو یعنی کہ جو بنیادی نقطے ہیں اور دوسرا ہے سینٹیمنٹس کا ایشو یعنی کہ جو جذباتی نکات ہیں. پاکستانی کرنسی نیچے جا رہی ہے کیونکہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ اس کو نیچے لے جا رہی ہیں. ایک تو ہماری بنیادی کمزوری ہے یعنی کہ ہم امپورٹ 6-6.5 ارب کی کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے ماہانہ کی بنیاد پہ 2-2.5 ارب کی نہیں ہو رہی اور اس 4 ارب ڈالر کے ماہانہ کے خسارے کی بنیاد کے اوپر روپے کے اوپر پتا ہے. دوسرا جو میں نے کہا کہ سینٹیمنٹس ہیں کہ جذبات ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں ہیں, وہ رسک بڑھ جاتا ہے اور وہ روپے کو دھکا دیتے ہیں نیچے کی طرف. تو جو بنیادی نکات ہیں وہ تو قائم رہیں گے. وہ فورسز جو ہیں جو سپلائی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ والی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور ہونے والی نہیں ہے جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے. تو وہ والا پریشر جو ہے وہ روپے کے اوپر قائم و دائم رہے گا. جو جذباتی سیکٹر ہے اس میں جو ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ لیٹیٹیوڈ مل جائے گا. لوگ اور پاکستان کے اندر رہنے والے جو شاید سٹا کر رہے ہیں ہمارے روپے کے خلاف وہ یہ جان لیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کا حصہ بن گئے ہیں اور کچھ اسٹیبلٹی سامنے آ گئی ہے. تو اس حوالے سے وہ روپے کے اوپر پریشر کم کر دیں گے. لیکن جو بنیادی پریشر ہے وہ قائم و دائم رہے گا. وہ جب تک ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ روپیہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ گرتا ہی رہے گا. سر آج 1 منٹ میں 3 بار شوکت ترین نے کہا کہ مجھ سے مت پوچھو, مجھ سے مت بلواؤ. اس بیان پر کیا کہیں گے آپ شوکت ترین کے؟ دیکھیے غیر یقینی کی جو معاشی غیر یقینیاں ہیں وہ پچھلے 5-6 مہینے سے چلتی چلی آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 6 مہینے پہلے جون کے مہینے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ بس آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پیکج جو ہے وہ طے ہو گیا ہے اور عن قریب ہم ان کے پیکج کا حصہ بن جائیں گے. وہ بات بھی اب 6 مہینے پرانی ہو گئی ہے. پچھلے مہینے ہمیں کئی بار بتایا گیا کہ بس 1 ہفتہ رہ گیا ہے, ہم آئی ایم ایف کا حصہ بننے والے ہیں, سب چیزوں کی جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. تو شاید اس دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہ پوچھیں, لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حکومت تو جب آئی ایم ایف کا حصہ بن جائے گی تو حکومت کے لیے تو ایک بڑی خوشخبری ہوگی کہ حکومت جو ہے پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کا حصہ بن گئی ہے. لیکن عوام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کسی قسم کی خوشخبری نہیں ہوگی. مزید جو ہم وعدے پہلے کر چکے ہیں پیٹرول یا ڈیزل کے حوالے سے جس میں تقریباً 30 روپے اضافی فی لیٹر ٹیکس لگنے کا وعدہ ہے, جس میں 5 سے 6 روپے بجلی کا فی یونٹ بڑھانے کا وعدہ ہے. تو عوام کے لیے تو مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ جو بوجھ ہے وہ مشکلات جو ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 1 ہفتے پہلے بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس 26 کے بجائے 19 نومبر کو ہوگا. اشرف خان ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اشرف, کہیے گا روپے کے غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی, اسٹیٹ بینک کا یہ بڑا فیصلہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو اجلاس ہے جو اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود کیا رہے گی اس کا تعین کر کے اس کا اجلاس جو ہے 26 نومبر کو ہونا تھا 1 ہفتے پہلے بلا لیا ہے. اب 19 نومبر کو ہوگا اور اجلاس جو اگلے 2 ماہ کے لیے معاشی جائزہ کے بعد جو ہے شرح سود کا تعین کرے گی. اور مارکیٹ میں جو غیر یقینی صورتحال تھی اس کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کو کم کرنے میں مدد فراہم کرے گی. اشرف خان آگاہ کر رہے تھے آپ, شکریہ. وفاقی حکومت کی جانب سے اہم عہدوں پر تقرریاں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن دوبارہ CEO پاکستان سٹیل مل مقرر. پاکستان سٹیل ملز وزارت صنعت و پیداوار کا ذیلی ادارہ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن کی تقرری 1 سال کی گئی ہے. محمد اصغر احسن چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ مقرر کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر شہزاد, بتائی گئے اہم تقرریوں کے حوالے سے. دیکھیے, وفاقی حکومت کی جانب سے 2 عہدوں پر جو ہیں وہ تقرریاں کی گئی ہیں. 18 اگست کو جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن ہیں ان کو دوبارہ CEO پاکستان اسٹیل ملز مقرر کیا جائے. اسی فیصلے کے تناظر میں آج اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق
ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन की तकर्री 1 साल की लिखी गई है और तकर्री की जो मुद्दत है वो 20 अगस्त 2021 से यानी रवां बरस 20 अगस्त से शुमार होगी। इसके अलावा जो शुजा हसन है उनकी तकर्री के लिए नोटिफिकेशन में री अपॉइंटमेंट का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिंध असेंबली ने तजावुजात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में खूब शोर शराबा हुआ। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में फिर हंगामा राई, अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मंगल बाजार का मंजर पेश करने लगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की निदा खोड़ो ने तजावुजात पर ऐवान में करारदाद पेश की कि ऐसी तमाम इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो पानी के बहाव में रुकावट पैदा ना करें या हुकूमती इदारों से मंजूरी के बाद तामीर की गई हैं, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने करारदाद मुस्तरद कर दी। स्पीकर का घेराव करके करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि अगर मैं लोगों की छतों को नहीं बचा सकता तो हमें ऐसी असेंबली में रहने का कोई हक नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जीडीए रुकन शहरियार महर ने कहा कि ऐसी करारदाद लाकर ये अपने काले करतूतों को कवर दे रहे हैं। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने कहा नासिर हुसैन शाह ने फोन पर कहा था कि हम नस्ला टावर पे करारदाद लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद में कहीं नस्ला टावर का जिक्र नहीं। एमक्यूएम के रुकन मोहम्मद हुसैन बोले ये करारदाद तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी है। जो लोग आबाद हो गए हम बैठ के कहें जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा उठा दो, भाई आप उठा दो, मैं तो नहीं उठा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट मुझे 1 लगी हुई है, 10 लग जाए। सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ने में यहां खड़े होकर कह रहा हूं मैं असेंबली छोड़ दूंगा सर, बाजार तो छोटी सी बात है। आज इस ऐवान के अंदर चीफ जस्टिस साहब को नीचा दिखाया जा रहा है कि आप चाहे जितनी कानून हमें दिखाएं, हम यहाँ पर इस ऐवान में बैठकर 2 नंबर कानून भी अपने पास करेंगे। ये ऐवान ऑपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके इस रेजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के लिए ये करारदाद असेंबली में लाकर पास करना चाहती है। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके साथ साथ इसकी मजम्मत भी करते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए नाजिम जोकी और फहमीदा सियाल के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया और नहीं चलेगी दहशत गर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। कराची के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में जानिए। शहरियों के लिए दोहरी अजियत, एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी। शहरी करें तो क्या करें? सस्ता आटा और चीनी खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरियों का कहना है कि कई रोज से आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं। ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर देना चाहिए। कल बस ये आते हैं 12-1 बजे आता है और शाम तक ख़त्म हो जाता है। अभी सुबह काम जॉब छोड़ के मैं आया हूँ, अब यहाँ है ही नहीं। अभी बोले 12-1 बजे वही पता नहीं है कि आए भी है नहीं भी आए। फिर फ़ायदा क्या यूटिलिटी स्टोर खोलने का? इससे अच्छा बंदा बंद कर दे फिर। गवर्नमेंट फ़ायदा क्या है? जो चीनी नहीं आटा नहीं है फिर फ़ायदा खोलने का फ़ायदा क्या है? यही मुसीबत है ना, आवाम तो हर परेशान है, गरीब आवाम तो वैसे परेशान है। कोरंगी रोड यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि आटे की फराहमी की कल से बहाली हुई है। इस वक्त 200 आटे के थैले आ रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 रोज में चीनी की भी सप्लाई बहाल हो जाएगी। चीनी कई रोज से नहीं आई है। आ रही है चीनी इंशाल्लाह हो गई, हमारे गोदाम में हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, वो पैकिंग होके आज आ जाएगी या कल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और आटा कल भी आया था, आज भी आ जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से आटे और चीनी का बहरान है। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई पर काबू करे और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाए। मारूफ दरगाह आस्ताना आलिया पीर सवाक शरीफ के सजादा नशीन साहबजादा इफ्तिखारुल हसन कराची पहुँच गए। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने उलमा मशाइख और मुरीदैन के हमरा साहबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। साहबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन ने मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन ने अल्लामा साद रिजवी की जल्द रिहाई और नायब अमीर तहरीक लब्बैक पीर ज़हीरुल हसन शाह की सेहतयाबी के लिए दुआ भी कराई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।